कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और हम लोगों ने एक एनसीईआरटी का सीरीज को शुरू किया था, जिसमें अभी हम लोग क्लास के हिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। उसमें चैप्टर 1 का आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। पार्ट 1 किया जाएगा। इस सीरीज की खासियत क्या है? हर किसी टीचर को हम लोगों ने क्या देखा है, यूट्यूब कुछ ना कुछ अपने हिसाब से छाट छाट के लाया जा रहा है ना। तो जिसकी वजह से क्या है कि हर किसी का मनोबिलिटी सेम नहीं होता है। कुछ कोई पॉइंट उस टीचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, उस टीचर को कम इम्पोर्टेंट लगता है। इस तरीके से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना पूरे बुक को ही रीड किया जाए यहाँ पे, कि अगर मान लिया जाए कि हमसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटता है तो स्टूडेंट्स लोग को अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो खुद नोट डाउन कर सके, तो हम आपका एक तरीके से यहाँ पे मार्गदर्शक का काम करेंगे जब काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग चैप्टर 1 में पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लिया था, सुलेमान एवं किरथल पहाड़ियों के बारे में देख लिया था, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में देख लिया था, विंध्याचल की पहाड़ी के बारे में देख लिया था, और मेघालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जो 2-4 पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतिया, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। ये आप लोग कहाँ देखे थे? पार्ट 1 वाले वीडियो में। आज जो हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं वो कहाँ से शुरू करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार। ये सब तो हो गया था देश के नाम। आज जो हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड होगा? देश के नाम से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? देश के नाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए तो देश के नाम से रिलेटेड होगा तो देखते हैं क्या है। कहता है अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग बच्चे क्लास में थे ना, तो हमारे दादाजी वगैरह लोग क्वेश्चन पूछा करते थे, भारत को कुल कितने नामों से जाना जाता है, भारत को कुल कितने नामों से जाना जाता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत एक तरीके से कहिए निगलेक्ट ही हो गया। अब ये सारे क्वेश्चन जो लोग भी नहीं पूछा करते हैं। ठीक है, तो इस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। बस इतना याद रखना है। याद क्या रखना, हम लोग को पता ही है कि हम अपने देश को पाया क्या करते हैं, या तो इंडिया बोलते हैं या फिर भारत बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं। अतः इंडिया जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है? तो इसका शुरुआत कहीं नहीं कहीं तो सिंधु नदी से रिलेटेड है। सिंधु नदी से रिलेटेड है। अब हुआ क्या था, देखिए कहता है इंडिया शब्द जो है इंडस से निकलता है। किससे निकलता है? इंडस से निकलता है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो वही बात आ गया, हमने क्या बोला, इंडिया जो शब्द है कहीं ना कहीं उसका रिलेशन किसके साथ है? तो सिंधु नदी के साथ है। तो कहता है इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला है? इंडस नामक शब्द से निकला है। किससे निकला है? इंडस नामक शब्द से निकला है। ठीक है, तो ये इंडस नामक शब्द से अगर निकला है तो इंडस का मतलब क्या होता है? तो अगर हम लोग इंडस का संस्कृत में अर्थ देखें तो क्या होता है? सिंधु। और इस नाम से हमारे देश में, तो सौभाग्य की बात है, इस नाम से हमारे देश में एक नदी भी बहती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। अब इसके बगल में एक सभ्यता भी निवास करती थी, हालांकि अभी नहीं करती है, वो सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करती, वो विलुप्त हो चुकी है। इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। कहता अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। कौन सी जगह का पता लगाने के बोल रहा है? ईरान और ईरान का। तो आपके पास अगर वर्ल्ड मैप होगा तो आप उसमें सर्च कीजिए या देखिए कि कहाँ पे ईरान है और कहाँ पे यूनान है। ठीक है, कहता यूनान का पता लगाओ। उसका कहता लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को सिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी स्थिति वेद में भी मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये एक तरीके से जो अपना देश है उसका नाम
भारत है या इंडिया है, उसके बारे में ये कहानी गया है। तो हम लोग फिर से समझते हैं, कहता क्या है, यही से समझते हैं हम लोग। ज़्यादा दूर जाएंगे तो कहीं ना छूट जाए कुछ, है ना। चल, कुछ इस तरीके का हमारा दक्षिण भारत का सेब है। मैप हमको बनाने आता है, तो आप लोगों से किसी तो सिखा दें। मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का है, हम बस डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन के बारे में हम लोग आपको पहले से भी बता सकते हैं कि ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट है। इधर क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अब कहता है, थोड़ा सा फिर से पढ़िए, ऐसे पढ़िए तो हम लोगों को पता कहता है कि पूर्व में, हाँ, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर और पश्चिम की ओर, यानी कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का बात कर रहा है, इस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कहता क्या है, इस क्षेत्र में ईरान और यूनान के लोग रहा करते थे और ईरानी और यूनानी लोग इस क्षेत्र से आए थे। उसके पीछे का रीजन है, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर। तो ये सभी क्षेत्र तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। और ऊपर में आपको पता ही है कि हिमालय की श्रेणी है, तो ना इधर से आ सकते हैं, ना इधर से आ सकते हैं, और ना ही इधर से आ सकते थे। तो इनके पास बस एक ही रास्ता था, जो क्या था, इधर से आना। तो लोग इधर से आए, और कौन कौन से लोग इधर से आए, तो ईरानी और यूनानी, ईरानी और यूनानी। और इन्होंने ही सिंधु नदी को, आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे तिब्बत से एक नदी निकलती है, तिब्बत से एक नदी निकलते हुए इस तरीके से पाकिस्तान में बह जाती है, इसको सिंधु बोलते हैं। और नदी के वो ईरानी और यूनानी जब आया तो क्या बोला, हिदोस अथवा, क्या बोला है सिंधु नदी को, हिदोस अथवा इंडोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहने लगा, इंडिया कहा जाने लगा। यानी कि इस नदी को, किस नदी को बताइएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग बना रहे थे सिंधु नदी को। सिंधु नदी ये बह रही है, ठीक है। अब इस क्षेत्र से, यानी पश्चिम वाले क्षेत्र से कौन कौन लोग आए, ईरानी और यूनानी लोग आए। और कहा क्या, इस नदी का नाम क्या दे दिया उन्होंने, इंडोस। क्या दिया, इंडोस। या फिर इसी का क्या नाम दे दिया, दोस, है ना। तो हिंदोस और इंदोस नाम दिया किसको, सिंधु नदी को। अब इतना ही नहीं, सिंधु नदी के पूर्व में किधर, सिंधु नदी के पूर्व में यानी भारत की तरफ रहने वाले लोगों को और उस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, देश को क्या कहा जाने लगा, इंडिया कहा जाने लगा। कहा जाने लगा, इंडिया, अपना भारत कहा जाने लगा, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही समझाया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम इलाके से ईरानी और यूनानी लोग आए और उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस नाम से पुकारा। और साथ ही सिंधु नदी के पूर्व वाले क्षेत्रों में रहने वाले प्रदेशों को, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के प्रदेशों को क्या कहा, इंडिया कहा। और इस तरीके से अपना धीरे धीरे वो यूज होने लगा, और धीरे धीरे वो इतना व्यापक बढ़ गया कि अब देश का नाम, उसका शब्द का यूज देश को संबोधित करने के लिए, इंडिया को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है?
आगे चलते हैं। इससे पहले कुछ थॉट्स पॉइंट है उसको भी देख लिया करते हैं। हाँ, तो भी देख लेते हैं क्या है शॉर्ट पॉइंट। पता है ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, आई होप कि अगले वाले स्लाइड में ये दिया गया हो। पता है कि यह पांडुलिपि जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ताव बनाने के लिए ताव के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि सकते हो। चलिए देख लिए, आगे चलते हैं, इसको समझाते हैं अगले स्लाइड जहाँ पे ताम्रपत्र यही है वो ताम्रपत्र जिसकी चर्चा भी बुक आपसे कर रही थी, है ना। अब ये ताम्रपत्र जो है गौर करने वाली है बात यह है कौन से पेड़ से बना हुआ है, खूर्ज नामक पेड़ से बना हुआ है। और ताम्रपत्र का यूज पहले कागज़ का जब खोज नहीं हुआ था तो लोग तार के पत्तों पे ही लिखने का काम करते थे और उसी को क्या कहा जाता है, ताम्रपत्र कहा जाता है। और तार के पत्तों पे लिखने के क्रम में क्या देखा जाता है कि वो तार के पत्तों को सुखा देते हैं और सुखा करके एक दूसरे में सुई धागा से या रस्सी से पिरो करके एक जगह एकत्रित कर देते हैं और उसके बाद उस पर लिखन का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो उसी के बारे में बोला गया ये कौन से पेड़ से बना हुआ है, भोज के पेड़ से बना हुआ है। आगे कहता है कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने, देखते हैं कैसे जानेंगे। चलिए, कहता अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका जो है वो अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। देखिए, हम लोग अतीत की जो बात कर रहा है ये हिस्ट्री की बात कर रहा है। हिस्ट्री के बारे में, अतीत के बारे में, बीते हुए कल के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, तो उसका एक ऐसे तो तरीका बहुत है, अब तो मॉडर्न युग आ गया, अब तो बहुत सारे तरीकाएँ हैं। लेकिन अगर हम लोग एक तरीके की बात करें तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई है उनको ढूंढे और उनको पढ़ें ताकि उस समय की जानकारी उस बुक से मिल सके। आगे कहता है कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। और साथ ही अतीत में जो पुस्तकें लिखी जाती थी वो कैसे लिखी जाती थी, आज के जैसा मशीन से छपता था वो, तो लोग हाथ से ही लिखा करते थे। और हाथ से लिखे हुए के पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। कहता है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। कहता है क्या, आप देखिएगा, आई होप कि आप इंग्लिश पढ़े होंगे। एक बार हमारे गुरुजी इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो वो होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि दिल वाला डॉक्टर, है ना। तो उसी तरीके से एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, अब मैन्यूस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, तो वैसा पुस्तक जो हाथ से लिखा गया हो, जो किससे लिखा गया हो, हाथ से लिखा गया हो। वैसा पुस्तक जो हाथ से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पांडुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। चलिए आगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कोई किसी पुस्तक को हाथ से लिखा जा रहा है तो हिंदी में पूछेगा क्वेश्चन में तो कहेंगे पांडुलिपि, और इंग्लिश में बोलेगा तो मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट में मैन्यू जो है वो कहाँ से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ ही होता है। कहता है ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले खूर्ज नामक पेड़ की छाल विशेष तरीके से या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखिए, इसमें हर किसी का, जैसे लकड़ी का भी एक अच्छा किस्म होता है ना, सागवान वगैरह, इस तरीके से
ताड़पत्र को बनाने के लिए, पांडुलिपि को बनाने के लिए एक पेड़ का ज़्यादा यूज होता था, जिसका नाम क्या था? भोज का पेड़। ये कहाँ उगता था? हिमालय की क्षेत्र में, हिमालयन एरियन में ये उगता था। ठीक है, चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी कौन भाषा में ताम्रपत्र है वो तो हमको भी पता नहीं है। चलिए, कहता है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। सोचने वाली बात है कि हम लोग अच्छा सा मोटा मोटा किताब को और हमारे मोटे मोटे किताबों और अच्छे अच्छे कपड़ों को जब चूहा काट देती है तो इसके सामने ये क्या बची है कि नहीं? तो ये ताम्रपत्र को छोड़ेगा, दरिद्र होता है तो खाइए जाएगा। तो कहता है कि आज तक में बहुत सारे ताम्रपत्रों को क्या कर दिया है? तो कीड़ों ने खा गया है, कीड़ों ने खा गया है और कुछ क्या हो गया है? नष्ट हो। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और किताबों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। कहता क्या है पांडुलिपि के बारे में कि पांडुलिपि के बारे में क्या कहता है कि पहली बात तो पांडुलिपि के बारे में ये बोला कि इतना वर्ष में क्या हुआ है कि बहुत सारा पांडुलिपि को कीड़ा मकोड़ा खा गया है, कुछ पांडुलिपि को नष्ट कर दिया गया है। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ हमारे पास मौजूद है और ये सभी पांडुलिपियाँ प्रायः कहाँ से प्राप्त होती थी? तो ये हमारे कहाँ से प्राप्त होती थी? तो मंदिरों और विहारों से। यहाँ पे विहार शब्द का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? विहार शब्द का यूज किया गया है। तो ये जो विहार है, ये विहार शब्द को किस लिए यूज करते हैं? तो ये विहार का मतलब होता है घूमने फिरने वाला जगह, घूमने फिरने वाला जगह ना। तो बिहारों से प्राप्त किया गया है इन सभी ताम्रपत्रों को। और उसके साथ साथ इससे किसकी जानकारी मिलती थी? तो उस समय वहाँ के राजा, वहाँ के और भी बहुत सारे रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलने को मिलती थी। ठीक है, चल आगे चलते हैं। आगे है और वहाँ से के औषधियों के बारे में भी जानकारी मिलती थी। आगे कहता है इनके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब देखिए, कहता इतना ही नहीं, इनमें से कई पुस्तकें ऐसे हैं जो संस्कृत और तमिल में भी लिखे हुए हैं, प्राकृत में भी लिखे हुए हैं। अब प्राकृत जो भाषा होता था हम लोगों की भाषा होता था। तो इन सभी भाषाओं की बात करें, कौन सा पुस्तक? तो महाकाव्य, रामायण, महाभारत है ना, भगवत गीता, ये सब महाकाव्य है। कविताएं और नाटक लिखे जाते थे कौन सी भाषा में? पहले संस्कृत और प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे जाते थे। आगे चलते हैं। आगे है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर निर्मित किए गए मिलते हैं। कहता है कि अभी हम लोग पांडुलिपि को पढ़ रहे थे, अब हम लोग अभिलेख को पढ़ेंगे। तो तार के पत्तों पर लिखा गया जो मैटर है कुछ भी हम लोग पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जबकि पत्थर या धातु के किसी कठोर भाग पे लिखा गया होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। पता है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। चलिए उसको देखते हैं, ऊपर बहुत नीचे है।
देखिए यही अभिलेख है, ये अभिलेख है ना। तो कहता है क्या कि राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे वो, ठीक है ना, ठीक। तो राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे वो क्या करते थे कि अपने आदेश को लोगों से पालन करवाने के लिए, अपने आदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो लोग अच्छे ढंग से सुगम तरीके से उसको पढ़ सके, तो क्या करते थे, अभिलेख बनाते थे और धातुओं के परतों पर लिखवाया करते थे। पता है कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों से अन्य उत्कीर्ण करवाया है। अब अभी तो हमने बताया कि ऐसा अभिलेख मिलता है तो क्या होता है, अपने राजा जो होता है अपना आदेश उस पर लिखवा है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख हमारे भारत में मिले हैं जो क्या है, कहीं ना कहीं तो वहाँ पे रानियों के द्वारा भी लिखवाया गया। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि राजा के द्वारा अभिलेख लिखवाया, लेकिन रानियों के द्वारा और अलग अलग अन्य पुरुषों के द्वारा भी अभिलेख लिखवाने का काम किया गया था। कहता है उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा थे, और अभिलेख का जो सबसे ज़्यादा सदुपयोग होता था वो विजय के बाद या हार के बाद लेखा जोखा रखने में। अगर मान लिया जाए कि कोई शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग से जीत गया है तो वो अभिलेख लिखवाएगा, तो वो लोगों तक पहुँच पाएगा, है कि नहीं। तो अभिलेख लिखवाता था जिससे लोगों को पता था कि हमारे राजा जो हैं वो पटना प्रदेश में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। आगे पता है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अभी जो आपके सामने अभिलेख दिख रहा है ये कितना वर्ष पुराना अभिलेख है, तो 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। कितना वर्ष पुराना है, 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से। कहाँ से, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से ये प्राप्त हुआ है। और यह जो अभिलेख है वो अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यानी कि जो हम लोग अभिषेक देख रहे हैं, अभिलेख देख रहे हैं, ये कौन से शासक का अभिलेख है, तो अशोक का। किसका है, अशोक का है। तो अशोक के बारे में पता ही होगा, पता है तो हमारे करंट वाले सीरीज में जुड़ जाइएगा। कभी एक सीरीज चला रहा है आपको पता चल ही जाएगा कि जो क्या है नहीं है, क्या आपको बताना सही नहीं होगा, क्योंकि ये का सीरीज है। तो हम हिस्ट्री इसमें जो भी हमसे हिस्ट्री पढ़े उनको पता होगा, हम इसमें हिस्ट्री बताना शुरू करेंगे तो एकदम नीचे तक चले जाएगा, पता चलेगा कुछ नहीं खत्म हुआ। आगे पता है इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में लो। अब क्या है कि हम बता रहे थे कि अगले सीरीज में बताएंगे, एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें बताएंगे, लेकिन इस बुक को हमसे दुश्मनी है। कहता है ना ना ना, उतना दिन हम बच्चा से वेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अध्याय 7 में, यानी कि 7वें चैप्टर में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पता है जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। कहता क्या है, दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक लिखने की बात कर रहा है और एक बोलने की बात कर रहा है। एक लिखने की बात कर रहा है, एक बोलने की बात कर रहा है ना। तो कहता है कि जब हम लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। और जब हम बोलते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो किसी भाषा का प्रयोग,
का प्रयोग करते हैं, किसी भाषा का प्रयोग, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि जब कोई मानव किसी चीज़ को लिखता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है, पेन का, पेंसिल का, कॉपी का, लिपि का, तो क्या आंसर होना चाहिए, लिपि का। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। तो ये दिए हैं आप लोग को पर्सनल नंबर। जिनको पर्सनल नंबर मेरा नहीं पता है लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो बताइए, वीडियो से शिकायत हो, सब ये गलती बता दिए या नहीं इस तरीके से बताइए। भी बहुत बड़े एज के तो है नहीं, दिख रहे हैं आपको, है ना। धीरे धीरे ही आप ही लोगों से सीखे, इतना तक आगे भी सीखेंगे। मेरा मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9272 88 और लास्ट में ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मैसेज मत, टेलीग्राम पे इतना मैसेज आता है कि हम आजीज हो जाते हैं। चलिए, पता है कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरमाइक नामक दो लिपियों तथा भाषाओं में है। जब हम आपको अशोक के बारे में बताएंगे ना, तो 2-3 लिपियों के बारे में बताएंगे। किन बारे में, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि का जो लिपि है वो आपको उत्तर भारत के क्षेत्र में मिलेगा, खरोष्ठी लिपि दक्षिण भारत में, और अरमाइक लिपि कहाँ मिलेगा, अफगानिस्तान में। जब अशोक के बारे में लिपि का अच्छा खासा चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पे चर्चा करना सही नहीं होगा। अब कहता है अब तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई है। आज सोच के देखिए, किया जा रहा है कि कठोर सतह पे अगर हम किसी चीज़ को लिखवाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि वो परमानेंट होगा। क्या होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, और इसको करवाने में यानी अभिलेख को लिखवाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। ऐसा नहीं है कि बस लिखवा दिए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आता है। उसको छेनी से कारीगर एक एक वर्ड को लिखता है उस पर, है ना। आगे कहता है इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अध्ययन करता है, यानी कि ऐसा वस्तु जो अतीत में बना है और उसका उपयोग किया जा रहा है या निकला है कहीं से खुदाई के दौरान, तो उसको जो अध्ययन करेगा व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट। हिंदी में कहें तो पुरातत्वविद बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए यह घड़ा हुआ निकला है, घड़ा का यूज करते हैं हम लोग अभी भी, गर्मी का मौसम। तो ये सब जो घड़ा हुआ निकला है, ये सब का जो अध्ययन करेगा वो कौन करेगा, हम लोग नहीं, पुरातत्वविद करता है इसका अध्ययन। कहता है कि बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, यानी प्राचीन नगर से कुछ मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4300 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं में जो एक पुराना चांदी का सिक्का है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है। आपसे क्वेश्चन ये करता है कि एक तरफ तो बाएं तरफ जो है ये क्या है, एक पात्र है जो अतीत में यूज होता था, और दाएं तरफ क्या है, एक सिक्का है। तो कहता है ये तो प्राप्त हुआ है कहीं ना कहीं खुदाई से, है कि नहीं। तो आज के सिक्कों और पहले के सिक्कों में क्या अंतर है। अब तो आज का सिक्का बहुत ही डिजाइंड होता है, जैसे डिजाइन किया होता है। अब उसमें
बहुत सारे धातुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले उतना धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था, उतना अच्छा से डिजाइन भी नहीं किया जाता था, बहुत जैसा पहले मार दिया जाता था, है ना। तो आज के और उस टाइम के सिक्कों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। साथ होने वाला है। देखिए इसका जो टाइमिंग है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है। वो क्या रहा है कि का जो टेस्ट किया है उसमें ऑफलाइन में कम से कम 40 वर्ष, और वो सब डिसाइड नहीं कर पा रहा है हम किस टाइम पे आए। वो कुछ लोग कहता है हम सुबह में 6 बजे आ जाएंगे सर, 6 से 7 बजे। कुछ लोग कहता है नहीं हम लोग 12 बजे से आएंगे, 12 से 1 बजे। ऐसे एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो इतना समझ लीजिए कि जिस दिन सुबह में लूसेंट का नहीं हुआ है तो दोपहर में 12 से 1 होगा, जिस दिन सुबह में लूसेंट का हो गया उस दिन दोपहर में 12 से 1 NCERT का सीरीज। आज अगर NCERT का सीरीज सुबह में हुआ है, दोपहर में क्या होगा, लूसेंट का सीरीज होगा। टाइमिंग हमारा वही रहेगा, 6 बजे से लेकर के 6 AM टू, ये हमारा दूसरा टाइमिंग है 12 PM से 12 PM से, यही दो टाइमिंग में हम आपको पढ़ाएंगे। आप ऑफलाइन आइए या ऑनलाइन आइए। ऑफलाइन में लगभग 30-40 बच्चे वाले चीज़ में जुड़े हुए हैं, और NCERT वाले से सकते हैं 7-8 हुए हैं, क्योंकि इसमें नया ही है, उनको पता चलने में टाइम लगेगा। ठीक है, पता है वही सब बता रहा है कि किसका किसका अध्ययन करते हैं, औजार का, हथियार का, बर्तन का, कौन वह तत्व विद इसकी अध्ययन करता है और छानबीन करता है। कहता है इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है, क्योंकि पहले भी लोग कुछ कुछ धातु का उपयोग करते थे। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट ना होने वाले थे, तभी तो आज के डेट में भी हम 4700 वर्ष पुराना चीज़ को खुदाई कर निकाल जाता। क्यों? क्योंकि वो कठोर हुआ करते थे, जल्दी नष्ट होने वाले नहीं हुआ करते थे। कहता पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं, और इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना। हड्डी से सोचो पता कर लेता पुरातत्वविद लोग क्या खाते थे। तब वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। 1 मिनट रुकिए। कौन फोन किया है? कहाँ है तुम? तो तुम्हारा ड्यूटी है 7 बजे से, तुम वहीं है अभी तक। चाबी हमारे पास है तो उतना छुट्टी मार दे, आज बता दो कोई नहीं आया है। चलिए आज का सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, सर का क्लास है।